नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल आपको दिखाएंगे। विस्फोट में आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में जारी महासंग्राम की। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर भीषण हमले लगातार जारी हैं। ईरान के अलग अलग इलाकों में भयानक तबाही जारी है, लेकिन ईरान के पलटवार को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका और इजराइल ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में नाकाम हो गए हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका ने तैयारी के लिए जो समय लिया वो बेकार हो गया है? क्या अमेरिकी बेस उसके मित्र देशों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है? इस बारे में आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। वही बात हम करेंगे कि ईरान मिडिल ईस्ट को अपनी मिसाइलों से दहला रहा है, जिसमें कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, इराक की जमीन पर बने अमेरिका के सैन्य बेस पर तबाही मचाई जा रही है। ईरान की मिसाइलें अरब वर्ल्ड के पर्यटन स्थल को निशाना बना रही हैं। रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइलें गिर रही है, लेकिन अब ईरान जिस हथियार का इस्तेमाल करने जा रहा है, अगर वो कामयाब हो गया तो यकीनन इजराइल समेत अमेरिका के सभी मित्र देश घुटनों पर आ जाएंगे। क्या है ईरान का वो खास हथियार, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और इसके साथ साथ जो बड़े हमले किए जा रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां बहरीन ने ईरान के अटैक को नाकाम कर दिया है। जानकारी आ रही है कि बहरीन ने ईरान के अटैक को नाकाम किया है। बहरीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया है कि जो अटैक किए जा रहे थे उसे हमने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। 86 मिसाइल और 148 ड्रोन गिरा देने का दावा किया गया है। डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किए हैं ईरान के हमले, ये बहरीन की तरफ से कहा गया। और 1, 2, 3 नहीं बल्कि 86 मिसाइल, 148 ड्रोन जिन्हें गिराने का जो प्लान है वो तैयार किया गया था। किसकी तरफ से ये तैयार किया गया था? ईरान की तरफ से। लेकिन बहरीन ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया और इन्हें इंटरसेप्ट करके वहीं के वहीं गिरा दिया, वरना एक बड़ा नुकसान हो सकता था। और सिर्फ बहरीन नहीं, यूएई की तरफ से बार बार यह दावा किया जा रहा है कि उसके यहाँ पर आखिरकार कितने हथियार भेजे गए हैं, कितने मिसाइल्स भेजे गए हैं, कितने ड्रोन भेजे गए हैं, ये यूएई की तरफ से भी बताया जा रहा है। यानी मिडिल ईस्ट में जो जंग की शुरुआत ईरान इजराइल के साथ हुई थी, अमेरिका ने जिसे आगे बढ़ावा दिया था, अब वो पूरे मिडिल ईस्ट में फैलती हुई नजर आती है। ये अपने आप हर देश को जद में लेते जा रही है। बहरीन कह रहा है कि हमारी तरफ जो हथियार भेजे गए थे, हमारी तरफ जो मिसाइल्स भेजी गई थी, हमारी तरफ जो ड्रोन भेजे गए थे, हमने उसे वहीं पर इंटरसेप्ट किया है, वहीं पर मार गिराया है। लेकिन इसकी वजह से बहरीन में कुछ तो नुकसान हुआ था, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले रविवार को सामने आई थी और इंडिया डेली पर सबसे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी थी। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की कि युद्ध में ईरान का यूएस को बड़ा नुकसान का दावा कर दिया गया है। ये युद्ध में ईरान का यूएस को बड़े नुकसान का दावा किया गया है। यूएस के 5वें बेड़े पर हमले में 21 लोग जख्मी हो गए हैं। अल-दफ्रा बेस पर हमले में करीब 200 लोग हताहत हुए हैं। फारस की खाड़ी में यूएस के तेल टैंकर पर हमला हुआ है, ये जानकारी मिली है। अब यूएस के 5वें बेड़े पर यह हमला किया गया है, जिसमें 21 लोग जख्मी हैं, ये ईरान कह रहा है। उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि कतर में जो अल-दफ्रा बेस है, उस हमले में करीब 200 लोग हताहत हुए और फारस की खाड़ी में यूएस के तेल टैंकर पर हमला किया गया। ये ईरान ने बहुत पहले कहा था, जब आयरिस डेना को डुबो दिया गया था अमेरिका ने पनडुब्बी भेज करके। उसके बाद ईरान की तरफ से तुरंत कार्रवाई शुरू की गई थी और यूएस के तेल टैंकर पर हमला किया गया था, जिसमें उसने बताया भी था कि 17 लोगों की जान चली गई है। अब ऐसे में ईरान दावा कर रहा है, बता रहा है पूरी दुनिया को कि ऐसा नहीं है नुकसान सिर्फ उसका हो रहा है, वो अलग अलग जगह पर नुकसान भी कर रहा है। मैं आपको एक तस्वीर दिखा देती हूँ। आपको ये जो अमेरिका का झंडा लगी हुई तस्वीर नजर आ रही है, इसके बिल्कुल ठीक सामने आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये वही तेल टैंकर है जिसे डुबोया गया है। और इसमें बताया गया था कि कम से कम 17 लोगों की जान चली गई और ये फारस की खाड़ी में मौजूद था। और ये दूसरा जहाज है, अमेरिका का ही जहाज है, उसी की तरफ से ये वीडियो कैप्चर किया गया है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़े होकर के सामने जो टैंकर चल रहा है, जो शिप चल रहा है, उसका फोटो वीडियो बनाते हुए नजर आ रहा है। तो मिडिल ईस्ट में अगर आप हर जगह देखेंगे तो स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। एक तरफ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान आते हैं, माफी मांगते हैं, कहते हैं कि अब पड़ोसी देशों पर कोई हमले नहीं होंगे, लेकिन स्थिति बदली नहीं है। उनके इतना कुछ कह देने के बावजूद अभी भी हमले लगातार चल रहे हैं और यही मिडिल ईस्ट का सच है। आईआरजीसी बल्कि पेजेश्कियान के खिलाफ चला गया है और उनकी इस बात पर अत्यधिक नाराजगी भी जाहिर कर रहा है।
अमेरिका और इस्राइल ने जितनी तबाही मचाई उतनी तबाही का ईरान को अंदाजा तो था, लेकिन वो इतनी जल्दी होगी ये उम्मीद नहीं थी। हालांकि ईरान ने पहले साफ कह दिया था कि अगर एक भी मिसाइल दागी गई तो पलटवार अकल्पनीय होगा। अमेरिका और इस्राइल ने एक झटके में सुप्रीम लीडर खामनेई के साथ ही कई वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों को मार दिया। जिसके बाद ईरान ने जो पलटवार किया उससे पूरा अरब जगत टहल गया। ईरान की मिसाइलें उसकी ताकत है। ईरान ने पूरी ताकत से अरब देशों में तबाही मचाना शुरू कर दिया। ईरान के निशाने पर अमेरिकी सैन्य बेस तो है ही, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, बहरीन जैसे देशों के रिहायशी इलाकों में भी जबरदस्त बमबारी हो रही है। खामनेई की मौत के बाद IRGC बेकाबू हो गई। ईरान के निशाने पर मुख्य रूप से सऊदी अरब और UAE हैं। ईरान ने इन देशों पर बेहद खतरनाक हमले किए। खबरों के मुताबिक इन दोनों ही देशों ने सामने तो ईरान का साथ दिया, ईरान पर हमले के लिए जमीन और एयर स्पेस देने से इनकार किया, लेकिन पर्दे के पीछे ये दोनों ही देश अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए उकसाते रहे। माना जा रहा है कि इन दोनों ही देशों की ईरान से नाराजगी है। क्षेत्रीय प्रॉक्सी संगठनों को हथियार और मदद देने के कारण सऊदी अरब और UAE ईरान से नाराज हो सकते हैं और इसी वजह से ये ईरान को कमजोर करने की कोशिश में है। ईरान ने पर्यटकों के लिए पसंदीदा डेस्टिनेशन यानी अरब वर्ल्ड में जबरदस्त तबाही मचाई। ईरान की एक मिसाइल बुर्ज खलीफा के बेहद करीब इंटरसेप्ट की गई। UAE के जुमेरा आइलैंड को ईरान ने निशाना बनाया। यहाँ के सबसे बड़े होटल पाम जुमेरा पर हमला किया गया। यहाँ हमले में करीब 40,000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। ईरान ने कतर, जॉर्डन और बहरीन में भी हमले किए। बहरीन में बेहद खतरनाक हमले किए गए। यहां मौजूद अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर तबाह हो गया। और अब खबर यह है कि जंग में यूएस यूके के बेस का इस्तेमाल कर सकता है। यूएस के B-1 बॉम्बर यूके के सैन्य बेस में पहुंच गए हैं। ब्रिटेन की इजाजत के बाद यूएस के विमान वहां पर पहुंचे। कीर स्टारमर ने कहा था जब उनकी संपत्ति पर हमले होने लगे कि अमेरिका को हम अपने बेस देंगे इस्तेमाल करने के लिए, और इसी के तहत यूएस ने अपने B-1 बॉम्बर को पहुंचा दिया है। ब्रिटेन की इजाजत मिली थी कि यूएस के विमान हमारे बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं एक जानकारी यह भी है कि जंग में यूएस यूके बेस का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि कीर स्टारमर में जब ये मदद की पेशकश की तो अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया कि जब हमने युद्ध की शुरुआत कर दी, जब हम जीतने की कगार पर पहुंच गए हैं, तब आप मदद की पेशकश कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये बातें कही जरूर गई थी, लेकिन मदद भी भरपूर ली जा रही है। अब जो यूके के बेस है, सैन्य बेस है, उनका इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका की तरफ से यह इस्तेमाल किया जाएगा और अमेरिका यहां पर अपने बॉम्बर, फाइटर जेट्स भेजना शुरू भी कर चुका है। उसने हर तरफ से ईरान को घेरने की तैयारी जो की थी वो अब नजर भी आ रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह जाकर के अपने विमानों को खड़ा कर दिया, बल्कि उसने अपने तमाम मिडिल ईस्ट के एयरबेस को संचालित करना शुरू किया, एक्टिव किया और उसके बाद लगातार जबरदस्त प्रहार किए। क्या अमेरिका और इजराइल इस बार ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में नाकाम साबित हुए? क्या ईरान के मिसाइल पार और मिसाइलों की तादाद की जानकारी जुटाने में मोसाद और CIA नाकाम रहे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान में विनाश और खामनेई की मौत के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। ऐसे पलटवार की उम्मीद ना तो अमेरिका
और इजराइल को थी, ना ही अरब देशों को। तो क्या ईरान पर हमला करके अमेरिका फंस गया है? क्या अमेरिका वियतनाम और इराक की ही तरह एक बार फिर लंबी जंग में फंस गया है? बताया जा रहा है कि अमेरिका में ही व्हाइट हाउस और पेंटागन में टकराव शुरू हो गया है। जहां व्हाइट हाउस का दावा है कि ईरान को जल्द ही काबू कर लिया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो लंबी जंग के लिए अमेरिका तैयार है। दूसरी ओर पेंटागन का कहना है कि यह युद्ध लंबा चल सकता है। अधिकारियों का दावा है कि तैयारी केवल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए थी। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना ने तकरीबन 5 हफ्ते तक जंग जारी रखने की तैयारी की। हालांकि अगर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन लंबा चल सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अभी भी ईरान में बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के लक्ष्य बिल्कुल साफ है। पहला, ईरान के मिसाइल क्षमता को पूरी तरह खत्म करना। दूसरा, ईरान की नौसेना को तबाह करना। और तीसरा, ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल न करने देना। ट्रंप के मुताबिक ईरान का मिसाइल कार्यक्रम असल में उसके परमाणु हथियार बनाने की योजना की सुरक्षा के लिए था। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार और लंबी दूरी की मिसाइल्स होती हैं तो वो मध्य पूर्व और अमेरिका के लिए खतरा बन जाता है। इस युद्ध के दौरान जब ईरान अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है तो अमेरिका से लेकर के इजराइल तक को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। इसकी वजह से कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है और किस तरीके से अमेरिका फंसा हुआ नजर आ रहा है वो मैं अब आपको समझाती हूँ। अगर बात की जाए SM-3, SM-6 और थर्ड, ये तेजी से कम होते जा रहे हैं। अमेरिका के ये इंटरसेप्टर है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका में इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कमी होनी शुरू हो गई है। अमेरिकी डिफेंस स्टॉक तेजी से अब घटते जा रहा है। अमेरिकी एयर डिफेंस पर भारी दबाव महसूस किया जा रहा है। लगातार हमलों से सिस्टम ओवरलोड हो गया है। सप्लाई चेन पर भी गंभीरता से असर देखने को मिल रहा है। नई मिसाइल बनाने में 3 साल का समय लगेगा। हाईटेक मिसाइल इसके लिए जरूरी है अगर इस युद्ध को एक लंबे वक्त तक खींचना है। माइक्रोचिप्स की कमी हथियारों की संख्या के मामले में ईरान को चुनौती दे रहा है और ये तो पहले भी कहा गया था चीन की तरफ से कि हम रेयर अर्थ मिनरल्स देने अमेरिका को बंद कर देंगे जिसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। अब ऐसे में उसकी कमी भी हो रही है। लंबा संघर्ष अमेरिकी कमजोरी उजागर कर सकता है और ऐसे में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ सकती है। अमेरिका की इंटरनेशनल बेइज्जती हो सकती है। अमेरिका और इजराइल ने हमले किए। दावा किया गया कि ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने दिया जाएगा। अमेरिका और इजराइल के एयरक्राफ्ट ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। ईरान ने दावा किया कि उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने चेतावनी दी कि परमाणु ठिकानों से रेडिएशन लीक हो सकता है। हालांकि अभी तक सवाल ये भी बना हुआ है कि जिस 440 किलोग्राम यूरेनियम के 60% तक संवर्धित होने का दावा किया जा रहा था, जिसके लिए अमेरिका और इजराइल पीछे पड़े थे, उसका पता नहीं चल पाया। अब अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया। सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या कर दी गई। कई जगहों पर जमकर तबाही मचाई गई। अब ईरान के पलटवार के बाद अगर नेटो देश और अरब देश मिलकर हमला करते हैं तो ईरान और भयंकर तबाही मचा सकता है। IAEA ने दावा किया था कि ईरान के पास 60% तक संवर्धित करीब 440 किलोग्राम यूरेनियम है।
जिससे 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं और बम बनाने के लिए जरूरी 90% तक संवर्धन का स्तर ले जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसमें इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान ने परमाणु बम तैयार कर लिया हो और बीते कुछ समय में ईरान की परमाणु साइट्स के पास आए भूकंप के झटके बम की टेस्टिंग हो। अगर ये बात सच है तो ये दुनिया के लिए बहुत बुरी खबर साबित हो सकती है, क्योंकि अब ईरान एनपीटी से पीछे हट सकता है और अस्तित्व मिटने की दशा में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है। ईरान के विरोध में अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और खाड़ी देश है, जबकि समर्थन में रूस, चीन और उत्तर कोरिया है। इनमें से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन उत्तर कोरिया घोषित रूप से परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, जबकि इजराइल ने अभी तक इसका ऐलान नहीं किया है। यानी इस जंग के परमाणु वॉर में बदल जाने की आशंका भी पुख्ता है। ईरान के अरब देशों पर भीषण हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। मसूद पजेश्कियान के कहने के बावजूद ये हमले हो रहे हैं। कद्र और फतेह मिसाइल की लॉन्चिंग के वीडियो लगातार जारी किए जा रहे हैं और ईरान ने जो ये ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, उसके तहत मिसाइलें लॉन्च की जा रही है। अभी भी कद्र और फतेह का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पड़ोसी देशों पर हमला किया जा सके। उनके नेवल बेस, उनके दूतावास, अमेरिका की बिल्डिंग्स, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। ईरान की तरफ से अरब देशों पर लगातार भीषण हमले रविवार के दिन से चल रहे हैं और आज भी वो उसी तरीके से चल रहे हैं, जबकि मसूद पजेश्कियान सामने आकर के माफी मांग चुके हैं कि हमारी तरफ से ये हमले नहीं किए जाएंगे और उनकी इस माफी पर आईआरजीसी उनसे नाराज भी हो गया। और अभी भी कद्र और फतेह मिसाइल की वो लॉन्चिंग रोकने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसको लॉन्च करके उसके वीडियो तक जारी कर देते हैं। कद्र और फतेह अलग अलग देशों पर, इराक हो या उसके अलावा और देश हो, यूएई हो, हर जगह, ओमान हो, जॉर्डन हो, हर जगह वो तबाही मचाने के लिए करते जा रहे हैं। तो कितना भी कह लिया जाए, माफी मांग ली जाए, लेकिन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जो चलाया गया है उसके तहत पड़ोसी देशों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब पड़ोस के देश भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर ये जल्द से जल्द बंद नहीं हुआ तो ये मिडिल ईस्ट में तबाही लाएगा और ईरान के खिलाफ जब हम उतरेंगे तो हमें कोई रोक नहीं पाएगा। अमेरिका इजराइल का मकसद ईरान को पूरी तरह से पंगु बना देना है। वहां से इस्लामिक शासन को खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका इजराइल का उद्देश्य ईरान में तख्ता पलट है। अमेरिका और इजराइल ने पहले ही झटके में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को मार दिया। उन्हें लगा कि ईरान झुक जाएगा, लेकिन ईरान पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गया। उसने अपनी बात पूरी करते हुए अरब जगत में तबाही मचा दी। ईरान में सुप्रीम लीडर की तलाश की जा रही है। इस रेस में अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई का नाम बहुत आगे है, लेकिन अमेरिका को ये नाम मंजूर नहीं है। बताया जा रहा है कि ट्रंप एक इंटरव्यू में साफ कर चुके हैं कि ईरान के अगले सुप्रीम लीडर की कुर्सी पर कौन बैठेगा, उसके चुनाव में अमेरिका की सीधी भूमिका होगी। उन्होंने मुस्तफा खामनेई के नाम को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें पुरानी सोच वाला कोई भी नेता मंजूर नहीं है जो भविष्य में फिर से युद्ध छेड़े। बताया जा रहा है कि अब अमेरिका कुर्दों को हथियार और मदद देकर ईरान को अस्थिर कर सकता है। खबरों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कुर्द नेताओं बरजानी और तलाबानी के परिवार से बात की। ये दोनों ही नेता लंबे समय तक कुर्दों का नेतृत्व कर चुके हैं। अमेरिका कुर्द लड़ाकों के गुट PDKI यानी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इरानियन कुर्दिस्तान के लड़ाकों का इस्तेमाल कर सकता है। यह कुर्दों का सबसे पुराना संगठन बताया जा रहा है। इसके अलावा PAK यानी कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी और PJAK यानी फ्री लाइफ पार्टी ऑफ कुर्दिस्तान की मदद ली जा सकती है। ईरान के अलावा तुर्की, सीरिया और इराक में कुर्द लोग रहते हैं। ये पहाड़ों पर बसे हैं। इनकी आबादी करीब 3 से 3.5 करोड़ है। ईरान में भी कुर्द लोग करीब 10% हैं। खबरों के मुताबिक PDKI को सत्ता परिवर्तन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। ये विद्रोह करमनशाह से शुरू हो सकता है।
ये लड़ाके सरकारी इमारतों और सैन्य चौकियों पर कब्जा कर सकते हैं। इन लड़ाकों का इस्तेमाल ग्राउंड फोर्सेस के तौर पर किया जा सकता है। अमेरिका और इजराइल एक और ईरान के अहम ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। साथ ही इनकी योजना ईरान को आंतरिक रूप से अस्थिर करने की है, ताकि सेना को एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़नी पड़े। आयतुल्लाह अली खामनेई के छोटे बेटे मोस्तफा खामनेई को अब उस गद्दी पर बैठाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन आखिरकार वो हैं कौन, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? और अगर कुछ नहीं जानते तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि कौन है मोस्तफा खामनेई। इनके जन्म की बात की जाए तो जब क्रांति शुरू हुई थी, इस्लामिक क्रांति 1979, उसके 10 साल पहले 1969 में इनका जन्म हुआ था। आयतुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बड़े बेटे हैं ये। पहले बेटे को लेकर के ये जानकारी मिली कि हाल फिलहाल में जो युद्ध की शुरुआत हुई थी खामनेई के साथ, वो भी मारे गए हैं। अब ये दूसरे बड़े बेटे हैं। अलवी हाई स्कूल में मोस्तफा ने पढ़ाई की है। अमेरिका ये कह रहा है कि हम इन्हें नहीं बैठने देंगे, हम वही कट्टरपंथी सरकार वापस से नहीं चाहते ईरान के अंदर। कौम में रूढ़िवादी धर्म गुरुओं से इन्होंने धार्मिक शिक्षा ली है और IRGC का भी इन्हें अच्छा खासा ज्ञान है। उन पर ये अच्छी पकड़ भी रखते हैं। इराक से युद्ध के दौरान हबीब बटालियन में मौजूद थे मोस्तफा। ये इनके बारे में और कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि खामनेई के दफ्तर में प्रभावशाली शख्स थे। हालांकि ये सूत्र कहते हैं कि उनका प्रभाव था, उनका दबदबा था, वो जो चाहते थे वो किया जाता था। मुस्तफा के IRGC अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध थे, अच्छी पकड़ वो रखते थे और 2019 में अमेरिका ने मुस्तफा पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब अमेरिका ये कह रहा है कि हमें फिर से वही कट्टरपंथी इस्लामिक राष्ट्र नहीं चाहिए। रिजीम चेंज होकर के रहेगी और जब तक नहीं होगी तब तक इसी तरीके से युद्ध चलता रहेगा। ये युद्ध लंबा खींचेगा। मुस्तफा अगर बैठ जाते हैं तो उसके बाद भी ये समझिए कि उन पर जो आरोप लगे अमेरिका की तरफ से कि वो मनमानी तरीके से फैसले लेते रहे हैं, तो अमेरिका यही कहकर के उन्हें भी निशाना बना सकता है। क्योंकि ऐसी तैयारी आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद किसी और को बैठाने की भी की गई। उनका हश्र भी वही किया गया जो आयतुल्लाह अली खामनेई का किया गया था। अब मुस्तफा की बारी है। मुस्तफा की संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा तक नहीं हुई है, कितनी संपत्ति के वो मालिक है। तो इस तरीके से मुस्तफा अब बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये IRGC और वहां पर तमाम नेताओं की तरफ से कहा जरूर जा रहा है, लेकिन मुस्तफा का बैठना आयतुल्लाह अली खामनेई की कुर्सी पर इतना आसान नहीं है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तबाही मचाई और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की जान ले ली। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका और इजराइल को इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली और क्यों? ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम कुछ भी नहीं कर सके। दरअसल CIA और मोसाद काफी समय से खामनेई की लोकेशन ट्रैक कर रहे थे। उनकी हर हलचल पर नजर रखी जा रही थी। इस बीच उन्हें जानकारी मिली कि तेहरान में खामनेई के महल में एक सीक्रेट मीटिंग होने जा रही है, जिसमें खामनेई समेत कई कमांडर और नेता मौजूद रहेंगे। अमेरिका और इजराइल को इससे बेहतर मौका शायद ही मिलता, लिहाजा अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन शुरू किया। इजराइल के एयरबेस से F-22, F-35 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन से F-35 और F-18 फाइटर जेट्स ने कूच की। बताया जा रहा है कि इन विमानों ने ईरान के रडार की ओर फेक सिग्नल भेजे, जिससे वो कंफ्यूज हो गए और फाइटर जेट्स खामनेई के महल बेतेर रहबरी की ओर बढ़ गए, जहां परिसर में बने सीक्रेट बंकर में बैठक हो रही थी। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने 30 सेकंड में करीब 30 बम गिराए। इनमें बंकर बस्टर बम भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने एक हफ्ते पहले भी हमले की योजना बनाई थी, लेकिन ईरानी कमांडरों की रणनीति में वो प्लान विफल हो गया। ईरानी कमांडरों ने सार्वजनिक जगहों पर बैठकें करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान को बातचीत में उलझाए रखा। इस बीच IDF ने ईरानी नेताओं और कमांडरों को मैसेज भेजे
जिसमें उनसे बगावत या सरेंडर के लिए कहा गया। इसके बाद ईरान निश्चिंत हो गया, उसे हमलों का अंदाजा ही नहीं था। पिछली बार के उलट इस बार हमले दिन में किए, जबकि ईरान दिन में हमलों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि आमतौर पर अटैक रात में ही किए जाते हैं। अमेरिका इजरायल ने ईरान पर भीषण बमबारी की। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की जान चली गई। अब आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका इजरायल का ये पूरा एक्शन आखिरकार किस तरीके से लिया गया है। इजरायल से F-22 और F-35 फाइटर जेट्स ने सबसे पहले उड़ान भरी। यूएसएस अब्राहम लिंकन से F-35 और F-18 ने उड़ान भरी। ईरान के रडार की ओर भेजे गए फेक सिग्नल्स ताकि उन्हें कंफ्यूज किया जा सके। खामनेई के आवास के परिसर में मीटिंग जिस दौरान चल रही थी, उसी दौरान एक के बाद एक 7 मिसाइलों से अटैक कर दिया जाता है। बंकर में खामनेई समेत कई नेता और कमांडर उस दौरान मौजूद भी थे। खामनेई के साथ रक्षा मंत्री, IRGC प्रमुख की भी मौत हुई है। खामनेई के परिवार के लोगों की भी जान गई है। उसमें बेटी, दामाद, नवासी, उनके बेटे, बहू, उनकी पत्नी, हर कोई शामिल है। तो इस तरीके से एक सटीक निशाना लगाया गया, लेकिन इसके पीछे की भी वजह यही बताई जाती है कि मोसाद और CIA के एजेंट्स जो कि ईरान में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उनकी वजह से इस सटीकता के साथ ईरान के आयतुल्ला अली खामनेई पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। ईरान लगातार खाड़ी देशों को दहला रहा है। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर समेत दूसरे देशों में मौजूद अमेरिकी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की मिसाइल्स इन देशों के तेल ठिकानों, दूतावासों को भी तबाह कर रही हैं। अब ईरान का प्लान बेहद खतरनाक है। ईरान अब अरब देशों में पानी की किल्लत पैदा करने की कोशिश में है। ईरान की मिसाइल्स के निशाने पर अब अरब देशों में मौजूद डिसैलिनेशन प्लांट्स आ गए हैं। ये वो प्लांट्स हैं जो समंदर के खारे पानी को पीने लायक मीठे पानी में बदलते हैं। अगर ईरान की मिसाइल्स में से ये वाटर प्लांट ध्वस्त हो गए तो अरब में मौजूद देशों के पास महज 3 से 4 दिन का पानी ही बचेगा। इससे लोग परेशान होंगे और सरकार पर ईरान से समझौते के लिए दबाव बना सकते हैं। ईरान के हमलों से इसके संकेत भी मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने UAE के फुजैरा पावर स्टेशन पर हमला किया, जो सबसे बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स में से एक को बिजली की सप्लाई करता है। इसके अलावा कतर में वाटर प्लांट्स पर हमले की खबर है। बताया जा रहा है कि अरब देशों ने अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है, जिसके बाद अब प्लांट्स के करीब एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम लगाए जा रही है, जिससे किसी भी ड्रोन हमले को नाकाम किया जा सके। हालांकि अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स को बचा भी लिया गया तो भी अरब में तबाही की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ईरान में मौजूद न्यूक्लियर प्लांट्स को अमेरिका इजरायल तबाह कर रहा है, जिससे रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। ये रेडिएशन पानी के जरिए फारस की खाड़ी तक पहुंच सकता है और इसी पानी के इस्तेमाल डिसैलिनेशन प्लांट्स में किया जाता है। यानी खाड़ी देशों में इंसानी जिंदगी पर गंभीर खतरा बना हुआ है। दूसरी तरफ युद्ध को लेकर के सऊदी अरब ने भी बड़े दावे करना शुरू कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान के ड्रोन हमले उनकी तरफ से नाकाम किए जा रहे हैं। लगातार सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमले किए जा रहे हैं और उनकी ऑयल रिफाइनरी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो कि सऊदी अरब की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, उसे तोड़ा जा रहा है ईरान के ड्रोन हमलों के माध्यम से। लेकिन शायबा ऑयल फील्ड के करीब जो हमले किए गए थे उसे पूरी तरीके से इंटरसेप्ट कर लिया गया है। यह जानकारी दी गई है कि ईरान के 6 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। किए जाने का दावा
ये कर दिया गया है सऊदी अरब की तरफ से। सऊदी अरब पर लगातार जबरदस्त हमले हो रहे हैं। उनकी तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि उन पर कितने मिसाइल भेजी गई, कितने ड्रोन भेजे गए हैं, लेकिन अब वो ये बता रहे हैं कि हमने 6 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। ये ईरानी ड्रोन है और ये जो इंटरसेप्ट किया गया है वो शाहबा ऑयल फील्ड के करीब किए गए हैं, यहाँ पर किए गए हैं। जो ये ड्रोन भेजे जा रहे थे इंटरसेप्ट करके वहां पर रोकने की कोशिश की गई है। और इसी के साथ ये कुछ युद्ध से जुड़ी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले 9 दिन से जो ये युद्ध चल रहा है कि किस तरीके से एक के बाद एक मिसाइल भेज करके नुकसान हर देश में ईरान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन ईरान को भी मुंहतोड़ जवाब देना अब इन देशों ने शुरू कर दिया है। भले ही वो पलटवार नहीं करते हैं, लेकिन उनकी तरफ जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं, मिसाइल्स भेजे जा रही हैं, उन्हें वो इंटरसेप्ट करके जरूर मार गिरा रहे हैं। अब आइए आपको बता देते हैं कि खाड़ी देशों के लिए जो ये डिसैलिनेशन प्लांट है वो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्यों ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि इनकी निर्भरता अगर मैं बात करूं इजराइल की, ये 70% है। समुंदर से घिरा हुआ ये मिडिल ईस्ट, जहां पर पीने का पानी नहीं है, सिर्फ खारा समंदर है। और उस खारे समंदर को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए ये प्लांट्स की आवश्यकता होती है। और ये प्लांट्स की आवश्यकता किस देश पर कितनी निर्भरता है वो मैं आपको बता रही हूँ। इजराइल की हमने बात की 70%, सऊदी अरब 70% इसी पर निर्भर होता है कि अगर ये प्लांट से मीठा पानी बनना बंद हो जाएगा, मिनरल्स इसमें मिलने बंद हो जाएंगे, तो उनके पास पानी पीने की किल्लत हो जाएगी। कुवैत 90% तक इन वाटर प्लांट्स पर पूरी तरीके से निर्भर नजर आता है। इसके बाद बहरीन है जिसकी 90% तक डिसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भरता है। यूएई इसकी निर्भरता 50% है। इसके साथ ही ओमान 86% तक इन वाटर प्लांट्स पर निर्भर है। अब इसके साथ कुछ और देशों के नाम भी है। समंदर से पानी लिया जाता है इनकी तरफ से। कैसे किया जाता है ये डिसैलिनेशन? समंदर से ये पानी लेते हैं, उसके पानी को बड़े बड़े टैंकों में स्टोर करते हैं। ये जो आप टैंक देख रहे हैं इन्हीं में इस तरीके से स्टोर करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दिया गया है जिसकी मदद से इसे परिवर्तित किया जाता है। हाई प्रेशर के माध्यम से जो अशुद्धियां हैं उन्हें हटा दिया जाता है, उन्हें छान दिया जाता है। इसके माध्यम से हाई प्रेशर के लिए इसकी आवश्यकता होती है। आरओ मेम्ब्रेन टेक्निक के जरिए गंदगी को हटाया जाता है, अशुद्धियों को उसमें से साफ किया जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मीठे पानी में मिनरल्स मिलाए जाते हैं ताकि वो पानी पीने में आपको ये ना लगे कि आप समंदर का पानी पी रहे हैं। समंदर के पानी को अगर आप उबालेंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ नमक बनता है, लेकिन मीठा पानी बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पानी का पीएच बैलेंस किया जाता है जो 7 होता है। पीएच बैलेंस करके 7 तक उससे लेकर के आया जाता है। क्लोरीन और यूवी रेज से इसका शुद्धिकरण किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया होती है। घरों में पीने वाले पानी की इसके बाद सप्लाई हो पाती है। इसके बाद इतनी लंबी प्रोसेस के बाद ये पानी बन पाता है। और अब ऐसे में कहा जा रहा है कि इन वाटर प्लांट्स पर हमले करके मिडिल ईस्ट में पीने वाले पानी की जो कमी है वो की जा रही है। और अब ये बात सिर्फ ऑयल तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि देशों के पास पीने के लिए मात्र 2 से 3 दिन का पानी बचा है अगर इसी तरीके से ये वाटर प्लांट्स पर हमले करते रहे। जंग की शुरुआत के साथ ही ईरान का सबसे बड़ा टारगेट इजराइल ही है। ईरान ने पहले कह दिया था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो अरब में मौजूद अमेरिकी बेस और इजराइल को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान ने मध्य पूर्व के देशों के अलावा सबसे भीषण हमले इजराइल पर हमले किए। ईरान के निशाने पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री काट्स, सेना प्रमुख और मोसाद चीफ। ईरान की मिसाइलें इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अलावा कई अहम ठिकानों को निशाना बना रही हैं, जिनमें सैन्य मुख्यालय, परमाणु संयंत्र और ऑयल फील्ड शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के परमाणु संयंत्र पर हमला किया। बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। दावा किया जा रहा है कि परमाणु संयंत्र को काफी नुकसान हुआ। इजराइल का डिमोना परमाणु संयंत्र नेगेव रेगिस्तान में है। बताया जा रहा है कि यहाँ रेत के नीचे अंडरग्राउंड 6 फ्लोर है। यहाँ प्लूटोनियम का उत्पादन होता है और हथियारों का विकास भी होता है। इसकी सुरक्षा में 3 लेयर के डिफेंस सिस्टम तैनात रहते हैं।
ईरान ने इसराइल में सबसे ज्यादा तबाही राजधानी तेल अवीव में मचाई। इसराइल की खुफिया एजेंसी के दफ्तर को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कई और इमारतें भी तबाह हो गई। ईरानी मिसाइलें हाइफा और अशदोद नेवल बेस को निशाना बनाने के लिए भी निकली, कुछ को कामयाबी भी मिली। ईरान के निशाने पर इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर सेंटर भी है और ये सेंटर नेगेव रेगिस्तान में है। यहाँ अंडरग्राउंड एटमी फैसिलिटी सेंटर है। बताया यह जा रहा है कि यहाँ रेत के नीचे 6 अंडरग्राउंड फ्लोर तैयार किए गए हैं और ये प्लूटोनियम उत्पादन का सेंटर है। परमाणु क्षमता का ये प्रतीक भी है। हथियारों का विकास 3 लेयर के डिफेंस सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर किया जाता है। तो एक बड़ी तैयारी उनकी तरफ से की गई है। 6 लेवल तक नीचे लेकर के जाना और वहां रेत के नीचे 6 अंडरग्राउंड फ्लोर्स खड़े कर देना अपने आप में एक बड़ी तैयारी है, जहां पर ये प्लूटोनियम उत्पादन का सेंटर इनकी तरफ से बना करके रखा गया है। अमेरिका को आशंका है कि ये जंग लंबी चल सकती है। इसमें ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में कमांडो उतारने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन पर अमेरिकी जनता का दबाव भी है। माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान में लीबिया वाला फॉर्मूला अपना सकता है, यानी ईरान में कुर्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले उम्मीद थी कि अमेरिकी कमांडो ऑपरेशन करेंगे और कुर्द लड़ाके उनके गाइड के रूप में काम करेंगे। ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर एक भी मिसाइल दागी गई तो इजराइल तबाह कर दिया जाएगा। जंग में फिलहाल ईरान अपनी बात को पूरा भी कर रहा है। इजराइल पर ईरान के ड्रोन और मिसाइलें जबरदस्त तबाही मचा रही हैं। इस बीच खबर है कि ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। इसे ईरान के जंग लड़ने के तरीके से बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि ईरान ने क्लस्टर बम वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर दागी है। ये पहला मौका है जब जंग में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। दरअसल क्लस्टर बम मॉडर्न विस्फोटक हथियारों में सबसे विवादित हथियार माना जाता है। इनकी खासियत होती है कि क्लस्टर बम एक बार में ही दर्जन छोटे बमों को बड़े इलाके में फैला सकते हैं। इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि कुछ ईरानी क्लस्टर बम मिसाइल वॉरहेड हवा में छोड़ सकते हैं। ये कई किलोमीटर तक खतरनाक टुकड़ों में तब्दील होकर फैल सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि इन हथियारों से जंग का माहौल बदल सकता है। ये एक जगह विस्फोट करने की बजाय बड़े इलाके में फैल सकते हैं। इससे आम लोगों के जीवन पर खतरा बढ़ जाता है। बताया जा रहा है कि ये बम लंबे वक्त तक फटते नहीं हैं, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। हालांकि सवाल यह है कि ये सिर्फ सैन्य खतरा नहीं, बल्कि ईरान ने ये काबिलियत कैसे विकसित की। इजराइल ने इसे लेकर रूस और चीन पर सवाल उठाए। बताया जा रहा है कि ईरान की एक मिसाइल का वॉरहेड जमीन पर गिरने से करीब 4 से 7 किलोमीटर पहले ही फट गया, जिससे करीब 20 छोटे छोटे बम बिखर गए। ये सभी जमीन पर 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। एक बम तेल अवीव के दक्षिण के अजोर शहर में एक घर पर गिरा। इस टक्कर से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा क्लस्टर बम ले जा रही ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव के पास गिरी। इससे कम से कम 12 लोग घायल हो गए। खबरों के मुताबिक अब तक ईरान के हमलों में इजराइल में कम से कम 11 लोग मारे गए। इनमें 11,000 लोग घायल हैं। इजराइल का कहना है कि क्लस्टर वॉरहेड्स के इस्तेमाल से ऑपरेशनल तौर पर चुनौती आई है। ये हथियार शहरी इलाकों के लिए खतरा बने हुए हैं। इन्हें रोकना मुश्किल है। और ईरान अब इजराइल पर ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो हवा में फूटकर अपने क्लस्टर से कई छोटे छोटे बम निकालते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि इन मिसाइलों के बारे में आखिरकार क्या कुछ कहा जाता है। ये मिसाइल हवा में खुल करके छोड़ दी जाती हैं। छोटे छोटे बम हर ओर बिखेर दिए जाते हैं और ये करीब 7 किलोग्राम का विस्फोटक अपने साथ लेकर के चलते हैं। साल 2008 में 100 से ज्यादा देशों के बीच में एक समझौता हुआ था कि क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल और प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा, लेकिन ये माना किसी ने नहीं है।
यूएस, इजराइल और ईरान उस समझौते में हालांकि शामिल नहीं थे, ये भी एक जानकारी है। रूस ने लेकिन यूक्रेन पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था, जो कि इन देशों की लिस्ट में शुमार था। अब क्लस्टर बमों का इस्तेमाल इस दौरान भी, इस युद्ध में भी भरपूर तरीके से किया जा रहा है। ये बम अचानक से फटते हैं, जब ड्रॉप किए जाते हैं, ये तब नहीं फटते हैं। आपको याद होगा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड से जुड़े हुए क्लस्टर बम आज भी बरामद किए जाते हैं, जिन्हें ये बताया जाता है कि वो एक्टिव है और वो फटे नहीं है। और इसी तरीके से इस युद्ध के दौरान भी क्लस्टर बमों को ड्रॉप किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सटीक हमले किए हैं। शुरुआती जंग में ही ईरान को सबसे बड़ा झटका लगा कि सुप्रीम लीडर खामनेई समेत टॉप लीडरशिप और कई कमांडर्स को मौत की नींद सुला दिया गया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका और इजराइल इतना सटीक ऑपरेशन कैसे कर पाए हैं। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका और इजराइल का ये ऑपरेशन इतना सटीक कैसे रहा। खबरों के अनुसार अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद काफी समय से खामनेई की लोकेशन ट्रेस कर रही थी और सटीक जानकारी मिलते ही हमला किया गया, जिसमें खामनेई समेत कई टॉप कमांडर और नेता मारे गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक CIA महीनों से खामनेई पर नजर रख रही थी और उन्हें उनकी कामकाज के हर पैटर्न के बारे में सटीक जानकारी पता चल गई थी। उन्हें पता चला कि शनिवार सुबह सेंट्रल तेहरान में एक लीडरशिप कंपाउंड में ईरान के टॉप अधिकारियों की मीटिंग होगी और खामनेई उसमें मौजूद रहेंगे। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इजरायली मिलिट्री अधिकारियों ने कहा कि खामनेई 7 वरिष्ठ ईरानी सिक्योरिटी लीडर्स और उनके परिवार के 10 से ज्यादा सदस्यों करीब साथियों के साथ करीब 60 सेकंड के अंदर लगभग एक साथ हुए हमलों में मारे गए। बताया जा रहा है कि हमले की तेजी और सटीकता अमेरिका और इजराइल के बीच गहरी इंटेलिजेंस शेयरिंग को दिखाती है। CIA की ट्रैकिंग में ये समझने में मदद मिली कि खामनेई कहां रहते हैं, मुश्किल समय में कैसे जगह बदलते हैं, जबकि इजरायली इंटेलिजेंस सर्विसेज ने ईरान के अंदर दशकों तक गहरे नेटवर्क बनाए, लीडरशिप के लोगों के रूटीन और उनकी सिक्योरिटी डिटेल्स की मैपिंग की। जैसे अमेरिका को शनिवार सुबह ईरानी प्रेसिडेंसी, सुप्रीम लीडर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिस वाले कंपाउंड में एक मीटिंग के बारे में पता चला और ये कंफर्म किया गया कि खामनेई वहां मौजूद रहेंगे, उसने हमला कर दिया। खास बात यह रही कि ये हमले दिन के उजाले में किए गए, जबकि ईरान को रात में हमले की आशंका थी। वो दिन में हुए हमलों के लिए उतना अलर्ट नहीं था और यही वजह रही कि उसके कुछ हरकत करने से पहले ही अमेरिका और इजराइल ने अपना सबसे बड़ा टारगेट हासिल कर लिया। इजराइल को ईरान के बड़े पलटवार का अंदाजा पहले से ही था, लिहाजा उसने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए थे और बताया ये जा रहा है कि अपने अहम ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती उसकी तरफ से कर ली गई थी। इजराइल ने अपने अहम ठिकानों पर कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे वो अब आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं नेवातिम एयरबेस के बारे में, जहां पर आयरन डोम स्थापित कर दिया गया था। उसके बाद ओवदा एयरबेस, जहां एरो, डेविड स्लिंग और रडार सिस्टम लगाए गए थे। उसके बाद आता है ओरेन अदीर रडार बेस, यहाँ पर डेविड स्लिंग, एरो और आयरन डोम को लगाया गया था। इसके साथ ही हाइफा डेविड स्लिंग, यहाँ पर एरो और आयरन डोम का इस्तेमाल किया गया। तेल अवीव में डेविड स्लिंग, एरो, आयरन डोम, इन तीनों का ही इस्तेमाल किया गया था। इस तरीके से उसने अपने बचाव की भरपूर कोशिश जरूर की, लेकिन यह भी सच है कि ईरान जिस तरीके से हमला कर रहा है, लगातार मिसाइलें इजराइल की तरफ भेज रहा है, उसने आयरन डोम को भी भेदा है और हिजबुल्लाह और हूती ने भी इजराइल की नाक में दम करके रखा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में बेहद सफल ऑपरेशन किया। ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों देशों की सेनाओं ने महज कुछ ही मिनटों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का खात्मा कर दिया। यह हमला ऐसी जगह पर किया गया जो ईरान की राजधानी तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक है। यह एक अभेद्य किला जैसा है। ईरान को उम्मीद थी कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन वहीं ऐसा बम गिरा जो ईरान का गुरूर चकनाचूर कर गया। इजराइल और अमेरिका के सफल ऑपरेशन के बीच सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का,
जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है। इसकी पहचान बेहद सीक्रेट, साहसी और घातक अभियानों के लिए होती है। दिसंबर 1949 में मोसाद की स्थापना की गई। इसके बाद से इजराइल की खुफिया एजेंसी ने कई शानदार मिशन को अंजाम दिया। और अब खामनेई की हत्या भी उन सफल अभियानों के फेहरिस्त में शामिल हो गई है। कहते हैं मोसाद के जासूस क्या कर रहे होते हैं, ये या तो वो खुद जानते हैं या फिर सिर्फ भगवान ही पता कर सकता है। उसके जासूसों की ट्रेनिंग शानदार होती है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त और देश के प्रति सच्ची श्रद्धा से भरे होते हैं। अपने सफल और शानदार ऑपरेशन की वजह से मोसाद को एक किलिंग मशीन भी कहा जाता है। वो अपने लिए सूचना जुटाने में साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाता है। साल 2024 में हिजबुल्लाह के खिलाफ मोसाद ने ऐसा ऑपरेशन किया जिसमें पेजर के जरिए एक साथ हमला किया गया। हजारों पेजर में एक साथ ब्लास्ट हुआ। 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिनमें कुछ हिजबुल्लाह के लड़ाके और कुछ बच्चे भी शामिल थे। इन हमलों में करीब 4000 लोग जख्मी हुए, जिनमें से सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जिसके अगले ही दिन वॉकी टॉकी और दूसरे उपकरणों में विस्फोट हुए और पूरे लेबनान में करीब 14 लोग मारे गए, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। कह सकते हैं कि मोसाद बेहद खुफिया रूप से काम करने वाली एजेंसी है, जिसकी हिट लिस्ट में जो आया उसका अंत तय है, फिर चाहे उसमें कितना भी समय या पैसा लगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।